आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और हमारे साथ मेरे एसेट शेयर खान के जतिन गेडिया बने हुए हैं स्ट्रैटेजीज पर बातचीत करने के लिए। लेकिन मार्केट का मूड और परफॉर्मेंस आपके सामने लेकर आते हैं। मूड पॉजिटिव आज के बाजार में 100 अंकों से ज्यादा की बढ़त निफ्टी में देखने को मिल रही है। दिन के ऊपरी स्तरों को रीअप्रोच करते हुए आज के सेशन में, साथ ही मिड कैप्स में एक आउट परफॉर्मेंस आज के कारोबार में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में आज के कारोबार में एक बार निफ्टी बैंक को ले आते हैं आपकी स्क्रीन पर। मिड कैप इंडेक्स तो अभी भी 650 पॉइंट ऊपर है। 1% से ज्यादा की तेजी मिड कैप इंडेक्स में फिलहाल देखने को मिल रही है। ऑल्दो डेज हाई से थोड़ा नीचे आए हैं इंडेक्स, लेकिन एक शानदार तेजी निफ्टी बैंक में, एक आउट परफॉर्मेंस 1.5% की तेजी के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर कारोबार कर रहा है आज के सेशन में। मार्केट की ब्रेथ भी आज पॉजिटिव है क्योंकि दिग्गज हो या छोटे स्टॉक्स सभी में खरीदारी देखने को मिल रही है। तो इसीलिए एनएससी स्टैट्स अगर आप देखेंगे तो बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या कहीं ज्यादा है। 1929 स्टॉक्स हैं जो तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं, वहीं 511 स्टॉक्स हैं जो दबाव के साथ कर रहे हैं ट्रेड। इनफैक्ट अगर सेक्टोरल मूव्स देखेंगे आज के सेशन में तो शानदार तेजी निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स में देखने को मिल रही है। एक बार लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर। प्रीवियस सेशंस में काफी इंपैक्ट हमने इस इंडेक्स पे नेगेटिव साइड पर देखा था सरकार के स्टेक सेल की खबरों के बीच में। आज 3% की तेजी के साथ सबसे ज्यादा बढ़ने वाला इंडेक्स है निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स। इसके बाद निफ्टी रियल्टी में 1.5% की तेजी है। निफ्टी मेटल 1.5% ऊपर है। निफ्टी बैंक, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी एनर्जी भी तेजी में कर रहे हैं कंट्रीब्यूट। सिर्फ 3 सेक्टर्स हैं जो कि आज लाल निशान में हैं या बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, और तीनों ही डिफेंस कैटेगरी के हैं। डिफेंसिव स्पेस से एफएमसीजी, फार्मा और आईटी तीनों में ही लाल निशान में ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। तो ये 3 ऐसे सेक्टर्स हैं जो कर रहे हैं आज लाल निशान में कारोबार। लेकिन एक स्टॉक लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर, वो है प्राज इंडस्ट्रीज का। दरअसल सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर का इम्पैक्ट, कैबिनेट में एथेनॉल के प्राइसेस बढ़ाने को लेकर अप्रूवल मिल सकता है। शुगर केन से बनने वाले एथेनॉल और साथ ही साथ बी हैवी मोलेसिस से बनने वाले एथेनॉल की कीमतों में तेजी हो सकती है। एक्सक्लूसिव खबर के बाद एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन प्राज इंडस्ट्रीज में देखने को मिला और तेजी के साथ ये स्टॉक अभी भी कारोबार कर रहा है, यानी अपनी स्ट्रेंथ को होल्ड करते हुए लगभग 5.5% की तेजी इस स्टॉक में अभी भी देखने को मिल रही है। खबर बहुत जल्द आपको सुनने को मिल सकती है कि सरकार एथेनॉल की कीमतें बढ़ाने का फैसला ले सकती है और उस फैसले को कैबिनेट से मंजूरी मिलने की संभावना बहुत जल्द है। जो सूत्र मुझे बता रहे हैं कि बी हैवी मोलेसेस में जो बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव है 1 रुपये 82 पैसे प्रति लीटर की। केन जूस के दाम में 1 रुपये 31 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। इस न्यूज़ के बाद भी मुझे लगता है कि प्राज, जहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा बहुत करेक्शन देखा था लास्ट फ्यू डेज में, आई थिंक इट्स एक्सट्रीमली गुड बाय। यहाँ से अपसाइड काफी है। सस्टेन होता है 800 और 780 के बीच में, तो ये जो ऊपर का टारगेट खुला है 850 880 का, मुझे लगता है वो पोजिशनली अनफोल्ड होगा। आवाज की एक्सक्लूसिव खबर के बाद आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा खासा इम्पैक्ट भी देखने को मिला है। ऑल थैंक्स टू सीएनबीसी आवाज। तो प्राज इंडस्ट्रीज के स्टॉक पे एक राय भी ले लेते हैं। क्या रुझान अब यहाँ से बनते हुए दिखाई दे रहा है? जतिन देखिए एक बार स्टॉक को और बताइए इन लेवल से क्या राय रहेगी 779 पर ट्रेड करते हुए आज के सेशन में। देखिए, प्राज इंडस्ट्रीज की बात करो तो डेफिनेटली आज का प्राइस एक्शन जो है वो पॉजिटिव है। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो ट्रेंड थोड़ा वीकनेस था वो रिवर्स होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं स्टॉक 825 से 830 तक के लेवल्स की एक अपसाइड मूव दिखा सकता है। अगर जो फ्रेश एंट्री लेनी है करंट स्तरों पे तो 760 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग किया जा सकता है। ऊपर में टारगेट रहेंगे 825 के। ओके, तो चलिए ये रही सलाह आपके लिए प्राज इंडस्ट्रीज पर। ऑलरेडी डे हाई पर ये स्टॉक कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज की। बाजार की नजर आज आने वाले रिलायंस इंडस्ट्रीज के नंबर्स पर है। कैसे रह सकते हैं नतीजे, डिटेल्स के साथ यतिन मोता हमारे साथ मौजूद हैं। यतिन बताइए क्या एक्सपेक्टेशंस? बिग बॉय रिलायंस इंडस्ट्रीज के तीसरे क्वार्टर के नतीजों पे खास नजर रहेगी। सुधार एक्सपेक्टेड है और सीक्वेंशियली बहुत सारी चीजों में इंप्रूवमेंट दिखेगा। कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स की बात करें तो अगर हम रेवेन्यूज की बात करें तो लगभग 2,30,000 करोड़ रुपए के आसपास एक्सपेक्टेशन है। और अगर हम एबिटा और मुनाफे की बात करें तो यहाँ हल्का सुधार आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट एबिटा मार्जिन इस बार लगभग 60 बेसिस पॉइंट सुधरने की उम्मीद है और लगभग 18.32 के आसपास का एबिटा लेवल एक्सपेक्टेड है। एबिटा इसके लिए सुधरेगा क्योंकि जो टेलीकॉम बिजनेस का आरपू है और रिटेल कारोबार का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी हद तक इंप्रूव होता हुआ आपको नजर पड़ेगा। फैक्टर्स की बात करें तो O2C कारोबार में एबिटा की ग्रोथ लगभग 10% के आसपास होगी
और जीआरएम्स की बात करें तो क्यूओक्यू एक्सपेक्टेशन ये है कि यहाँ अच्छा खासा सुधार होगा। इनफैक्ट जीआरएम्स 6% सुधरेंगे और लगभग $8.7 पर बैरल के आसपास का यहाँ एक्सपेक्टेशन रहेगा। जियो के आरपू की बात करें और ओवरऑल नतीजों की बात करें तो यहाँ 6% का इजाफा आपको दिखेगा और सिक्वेंशली लगभग 7% का इंप्रूवमेंट आपको एबिटा में आता हुआ दिखेगा। रिलायंस रिटेल की बात करें तो यहाँ रेवेन्यूज में और ओवरऑल ग्रोथ लगभग 10% के आसपास रहेगी, क्योंकि फेस्टिव सीजन सेल्स में नंबर्स काफी अच्छे रहने की उम्मीद है। अब टेलीकॉम कारोबार की बात करते हैं। अगर हम Q3 के टेलीकॉम बिजनेस की बात करें तो यहाँ देखेंगे हम एबिटा लगभग 16,500 करोड़ रुपए के आसपास होगा, जो एक 10% का सुधार है। रेवेन्यूज की बात करें तो लगभग 5% का इजाफा दिखेगा और अगर हम एबिटा मार्जिन की बात करें तो यहाँ 100 बेसिस पॉइंट्स का सुधार रहेगा। 54% के आसपास एबिटा मार्जिन एक्सपेक्टेड है और सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़ा इस साल का रहेगा आरपू का। ये क्वार्टर में आप टैरिफ हाइक का इंप्रूवमेंट देखेंगे, 205 रुपए के आसपास आरपू एक्सपेक्टेड है, जो पिछले क्वार्टर लगभग 195 रुपीस के आसपास था। अब ये समझते हैं कि ब्रोकरेजेस का क्या समझना है थर्ड क्वार्टर नंबर्स पे। मॉर्गन स्टैनली की बात करें तो ये जो डिटेलिंग है वो काफी अच्छी रहेगी। इनफैक्ट डबल डिजिट रिटेल रेवेन्यू ग्रोथ रहेगा और वैल्यू अनलॉकिंग जो है उसकी अनाउंसमेंट्स में खास नजर रहेगी थर्ड क्वार्टर में। अगर हम टेलीकॉम एबिटा की बात करें तो 18% की ग्रोथ मॉर्गन स्टैनली एक्सपेक्ट कर रहा है और रिटेल एबिटा लगभग 6% का सुधार दिखाता हुआ नजर पड़ेगा। गोल्डमैन सैक्स का भी यही मानना है कि 2025 कैलेंडर ईयर में जो प्रदर्शन रहा है स्टॉक का वो FY26 में सुधरेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो एक एक्सपेंशन का इफेक्ट यहाँ दिखेगा। गीगा फैक्ट्री भी खुल रही है, उस पर भी खास नजर रहेगी और थर्ड क्वार्टर का कोर एबिटा लगभग 5% सुधरेगा क्यूओक्यू बेसिस पे। और जैसे कि मैंने पहले कहा, जो गीगा फैक्ट्री है और न्यू एनर्जी कारोबार है वो किस हिसाब से प्रदर्शन दिखाएगा उसके ऊपर भी मैनेजमेंट की कमेंट्री काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। शुक्रिया आपका इतनी डिटेल्स बताने के लिए। जतन एक बात देखिए, रिलायंस को नंबर्स से पहले क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपकी रहेगी फिलहाल 1260 के आसपास कारोबार करते हुए? हाँ देखिए, रिलायंस की बात करूँ तो हमें लगता है कहीं ना कहीं ओवरसोल्ड है डेली चार्ट्स के ऊपर और रिसेंट का जो प्राइस एक्शन देखे तो 1220 और 1200 की रेंज में एक मल्टीपल टाइम्स ये स्टॉक ने सपोर्ट लिया है और वहां से एक अपमूव दिखा रहा है। तो हमें लगता है कि बिफोर द रिजल्ट्स जो हमें 1220 का लेवल है वो एक क्रूशल लेवल रहेगा जो हमें ध्यान रखना होगा। और अपसाइड में हमें लगता है कि कहीं ना कहीं 1300-1320 का एक प्रीवियस जो हाई था और वहां पे साथ ही साथ में 20 वीक का एवरेज जो है वो भी प्लेस्ड है। तो कहीं ना कहीं एक रेंज में रह सकता है, लेकिन रुझान हमें लगता है कि पॉजिटिव साइड की तरफ ज्यादा झुका हुआ है, कंसीडरिंग एक सपोर्ट लेवल से बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है। तो कल के लिए या तो रिजल्ट से पहले अगर जो कोई पोजिशनिंग बनाना चाहता है तो लॉन्ग साइड की तरफ कंसीडर कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको रखना होगा 1230 का और ऊपर में टारगेट रहेंगे 1290 से 1300 रुपए। ओके, चलिए तो ये रही रिलायंस पर 1260 के आसपास कारोबार करते हुए। चलिए फटाफट से एक बार मिड कैप्स का क्विक एक्शन आपकी स्क्रीन पर जाते जाते दिखाते हैं और उसके बाद एक ब्रेक का भी वक्त हुआ। इंडेक्स तो आपने देखा एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखा रहा है आज के सेशन में, लेकिन शुरुआत कर लेते हैं बैंक स्टॉक्स के साथ। पीएसयू बैंक इंडेक्स सबसे ज्यादा तेज इंडेक्स है आज के सेशन में और अगर आप पॉकेट्स देखेंगे आज के कारोबार में तो पंजाब एंड सिंध बैंक 8% ऊपर, इंडियन बैंक 5% ऊपर, यूनियन बैंक में भी लगभग 4% की तेजी है और 4% ऊपर ही बैंक ऑफ बड़ौदा ट्रेड कर रहा है आज के सेशन में। मेटल स्टॉक्स जो गेन कर रहे हैं आज के सेशन में, एनएमडीसी 3.5% ऊपर, हिंदुस्तान जिंक 3% ऊपर है, वेदांता में भी 3% की तेजी है, वेल्सपुन कॉप 2% ऊपर कर रहा है कारोबार। रियल्टी स्टॉक्स मजबूत जो हैं उनमें गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीबी रियल्टी, प्रेस्टीज एस्टेट और कोल्टे पाटिल है। 3% तक की तेजी स्टॉक्स में भी देखने को मिल रही है। एफएमसीजी स्टॉक्स दिखाते हैं आपको जो वीक है आज के सेशन में, उसमें यूनाइटेड ब्रूअरीज, मैरिको, नेस्ले और जुबिलेंट फूड वर्क्स है। यहाँ पर 1.5% तक की कमजोरी देखने को मिल रही है आज के सेशन में। क्विकली कुछ और पॉकेट्स दिखाते हैं आपको और एफएमसीजी के बाद मिड कैप्स के कुछ और स्टॉक्स जो तेज है उसमें आईडीबीआई, भारत डायनामिक्स, इंडियन बैंक और हुडको है। कुछ लूजर्स आपको दिखाए तो कल्याण ज्वेलर्स कल भी हैवी लॉसेस थे स्टॉक में, आज भी कमजोर है। ओरेकल फाइनेंशियल अर्निंग्स के बाद फैसला है 2% नीचे, वोल्टास और ल्यूपिन भी 2% नीचे कर रहा है कारोबार। तो ये रहा मिड कैप्स का हाल फिलहाल आपकी स्क्रीन पर। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें आपके लिए लेकर आएंगे, जल्द वापस आते हैं।
आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और अब रुक करेंगे बजट स्पेसिफिक खबरों का। दरअसल बजट तैयार है और पब्लिक भी अपनी विश लिस्ट को लेकर तैयार है। लोगों के दिल की बात जानने के लिए सीएनबीसी आवाज लेकर आया है बजट यात्रा आपके शहर में। आज इसकी शुरुआत कर रहे हैं दिल वालों की दिल्ली से। सीएनबीसी आवाज पर खास बजट यात्रा जारी है, जिसमें हम लोगों से पूछ रहे हैं कि अगर वो वित्त मंत्री होते तो क्या करते। इस कड़ी में मेरे साथ आज कुछ महिलाएं हैं, बिजनेसमैन भी हैं, उन्हीं से जानेंगे कि अगर वो वित्त मंत्री होते तो क्या कदम उठाते। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर आप वित्त मंत्री होती तो क्या करती? सबसे पहले तो मैं मुस्कुराती कि मैं वित्त मंत्री हूँ। दूसरी चीज ये है, कार्यकारी महिला होने के नाते और घर भी संभालने के नाते मेरे पास 2 जिम्मेदारियां हैं, और जब भी इस तरह का बजट आता है तो कुछ हमेशा एक मिसमैच सा आ जाता है। तो वित्त मंत्री होने के नाते मैं सबसे पहले महिलाओं के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम के नाते टैक्सेशन, मल्टीपल टैक्सेशन को हटाती, कोशिश करती, स्पेशली महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाओं का भारत जैसे देश में ऊपर आना ही बहुत मुश्किल काम है। और दूसरा, मैं ये कोशिश करती कि महिलाओं के लिए, ताकि उनकी जिंदगी अच्छी बन सके, ये जो टैक्सेशन है ये कम से कम हो, और ना हो तो बहुत ही अच्छा है। जी मैम, आप अगर वित्त मंत्री होती तो आप क्या करती? मैं अगर वित्त मंत्री होती तो स्पेसिफिकली मैं महिलाओं के लिए, being a woman and salaried women from a middle class family, so I would be doing something special for women just to overcome the challenges of life, and to do something like for a common person to manage the household. And if it is about taxation, I will obviously doing some less for women specifically. ऑलराइट, सर आप भी आ जाइए। आप बिजनेसमैन हैं और आप अगर वित्त मंत्री होते, खासतौर पर अगर बिजनेसमैन की बात करें तो कई सारे अलग अलग टैक्सेस हैं, और किस तरह से आपकी कोई मांग या फिर कुछ ऐसी उम्मीद जो आप सोचते हैं कि अगर मैं वित्त मंत्री की जगह होता तो मैं ये कर देता? इफ आई वर द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मैं फोकस करता एजुकेशन सेक्टर पे। बच्चों को स्पेशली स्टार्टिंग फ्रॉम स्कूल टू द यूनिवर्सिटीज, आई वुड फोकस ऑन टेक एंड एआई साइड। इंडिया एआई और टेक में बहुत लैग कर रहा है कंपेयर टू यूरोपियन कंट्रीज, सम यूरोपियन कंट्रीज एंड नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज। तो आई वुड हैव फोकस्ड ऑन एजुकेटिंग चिल्ड्रन फ्रॉम वेरी टेंडर एज इन द फील्ड ऑफ एआई, बिकॉज ऑफ फ्यूचर है। चलिए रुक रहे हैं इसके साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें, जल्द वापस आते हैं। आप दे रहे हैं मिड कैप मंत्रा और अब बात करेंगे ग्रोथ कोड की, जो ग्रोअर सीएनबीसी आवाज की खास पहल है, जिसके जरिए हम आपको मार्केट से जुड़ी बारीकियों और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में बताते हैं, जिससे आप ले सकें सही फैसला। इस हफ्ते सीएनबीसी आवाज के वीरेंद्र कुमार ने अल्फा लियो कैपिटल के फाउंडर प्रफुल्ल कुलकर्णी से बातचीत की और जाना कि ट्रेडर्स को मार्केट के शोर से क्यों बचना चाहिए। अपनी स्ट्रेटजीज पे कैसे कायम रहें, और किसी भी खबर पे जो एक ओवर रिएक्शन होता है हम देते हैं ट्रेड्स के थ्रू, उसको कैसे कम करना है, उसको कैसे कंट्रोल करना है। तो एक चीज हमको समझना पड़ेगा कि हमारे में वो काबिलियत है नहीं कि हम लोग ये अंदाजा लगा सके कि इस न्यूज को लेके मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है, एंड उतना डीप पॉकेट्स भी रिटेलर्स के पास होता नहीं कि उतना बड़ा बेट साइज ऑफ डाल के मार्केट्स को इन्फ्लुएंस कर सके। तो एंड सेकेंड पॉइंट ये है कि जब न्यूज हमारे तक आ जाती है तब तक ऑलरेडी गेम खत्म हो चुका रहता है, वी आर ऑलरेडी लेट फॉर द पार्टी। तो ऑलरेडी जब वहां पे खत्म हो चुका रहता है, यू विल बी जस्ट गिविंग द लिक्विडिटी फॉर द बिग प्लेयर्स टू ऑफलोड देयर पोजीशंस और टू डंप देयर पोजीशंस। तो जब ये बात आपको समझ आ जाती है तो यू विल मेक श्योर दैट यू विल कट अवे ऑल द नॉइज एंड स्टिक टू योर ओन स्ट्रेटेजी। इन द एंड क्या होता है, एक ट्रेड का सिर्फ 2 ही नतीजा है, इधर वो विनर पे कन्वर्ट होता है या स्टॉप लॉस पे कन्वर्ट होता है। तो अगर आप सिर्फ आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से काम कर रहे हैं एंड न्यूज के हिसाब से आपका स्ट्रैटेजी गलत साबित हुआ, ज्यादा से ज्यादा आपका स्टॉप लॉस जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं जाएगा।
आगे बढ़ेंगे, अब खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट लेकर आते हैं। इस हफ्ते एंजल वन के ओशो कृष्णन, वेवस्ट्रैटेजी.com के आशीष क्यार और कोटक सिक्योरिटीज के अमर उठावले के बीच मुकाबला चल रहा है। दिखाते हैं आपको रिटर्न की स्थिति। लीड कर रहे हैं ओशो 6% से ज्यादा का रिटर्न। आशीष का पोर्टफोलियो 1% का रिटर्न दे रहा है। तीसरे पायदान पर हैं। दूसरे पायदान पर अमर उठावले 5.5% रिटर्न के साथ क्लोजली कम्पीट करते हुए ओशो के साथ। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी बातचीत करेंगे शॉपर्स स्टॉप के CEO और MD कविंद्र मिश्रा से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार। सरकार कमाई का जो लक्ष्य तय करती है उतनी कमाई नहीं हो पाती है तो उसे रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। इसको कम करने के लिए 2 ही उपाय हैं। पहला, सरकार अपनी कमाई बढ़ाए, या फिर दूसरा, घाटे को कम करने के लिए ट्रेजरी बिल्स या बॉन्ड्स के जरिए पैसा जुटाए। निर्मला सीतारमण का ये बजट स्टॉक मार्केट के लिए होगा मेक और ब्रेक। कंजम्पशन, केपेक्स और न्यू एज रिफॉर्म्स की है दरकार। ग्रोथ को भी देनी है फुल रफ्तार। रोजगार बढ़ाना है और टैक्स कम कर मिडिल क्लास को भी लुभाना है। मोदी 3.0 के इस खास बजट का पूरे देश को है इंतजार। क्या करेगी सरकार? देखिए बजट की सबसे बड़ी कवरेज मेरे साथ आपके अपने चैनल CNBC आवाज पर।